दोस्तों, नए ऑयल फील्ड्स अगर मिलते हैं तो उससे सिर्फ इंडिया की ऑयल इंपोर्ट्स कम नहीं होती, बल्कि जिस जगह पर ऑयल रिजर्व्स मिलते हैं वहां एक ड्रामेटिक इकोनॉमिक बूस्ट देखने को मिलता है। और इसी बात को अच्छे से समझने के लिए हम आज इस वीडियो में इंडिया के मेजर क्रूड ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन्स के स्टेट वाइज कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि स्टेट लेवल पर इनका क्या इंपैक्ट होता है। इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स और रीजन्स के ऑयल प्रोड्यूसिंग पोटेंशियल को, हिस्टोरिकल फील्ड से लेकर रीसेंट डिस्कवरीज तक, और फ्यूचर में क्या संभावनाएं हैं। यह टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ऑयल प्रोडक्शन ना सिर्फ एनर्जी सिक्योरिटी देता है बल्कि रीजनल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ को भी बूस्ट करता है। तो चलिए जेन्युइन डेटा और फैक्ट्स के साथ इस सफर को शुरू करते हैं। वीडियो के एंड तक बने रहिए और सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आसाम का ऑयल कोई प्लांट ड्रिलिंग से नहीं मिला था, बल्कि लक से मिला था जब 1866 में ब्रिटिश इंजीनियर्स आसाम में रेलवे ट्रैक्स बिछा रहे थे और काम करने वाले हाथियों के पांव में उन्हें ऑयल लगा मिला, जिसके बाद वहां और खुदाई की गई और तेल के भंडार मिले। इस जगह का नाम भी ब्रिटिश इंजीनियर्स के डिग बॉय डिग कहने के ऊपर डिग बॉय रखा गया। दोस्तों, पहले थोड़ी सी बैकग्राउंड। इंडिया दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल कंज्यूमर है, लेकिन प्रोडक्शन के मामले में हम 28 नंबर पर है। 2024-25 में इंडिया ने अप्रॉक्स 28.7 मिलियन मेट्रिक टन क्रूड ऑयल प्रोड्यूस किया, जो 1990s के 32 मिलियन मेट्रिक टन से काफी कम है। नेचुरल गैस प्रोडक्शन भी घटकर 28.67 BCM रह गया है। यह डिक्लाइन हमारी 85 to 90% इंपोर्ट डिपेंडेंसी को और भी क्रिटिकल बनाता है। 2023 में इंडिया ने 213 मिलियन मेट्रिक टन क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया। यह नंबर बताता है कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाना कितना जरूरी है। अब बात करते हैं इंडिया के की ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन्स की। ऑफशोर बेसिन मुंबई हाई वेस्टर्न ऑफशोर, यह इंडिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है, जिसने 2024-25 में 12.7 MMT क्रूड ऑयल प्रोड्यूस किया, यानी टोटल प्रोडक्शन का 43.2%। मुंबई हाई जो 1974 में डिस्कवर हुआ, इंडिया का लार्जेस्ट ऑयल फील्ड है और अब भी डोमिनेंट है। राजस्थान ऑनशोर में यह नंबर 1 है। बाड़मेर बेसिन्स के मंगला, भाग्यम और ऐश्वर्या फील्ड्स ने 2024-25 में 3.5 MMT ऑयल दिया, जो 11.8% है। ये फील्ड्स वेदांता ग्रुप के अंदर है और लास्ट 20 सालों में गेम चेंजर बने हुए हैं। आसाम इंडिया का ऑयल इंडस्ट्री का जन्म स्थल। दिग्बोई, नहरकटिया और मोरान जैसे फील्ड से 2024-25 में 4.5 मिलियन मेट्रिक टन ऑयल प्रोड्यूस हुआ, जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन का 15.7% है। गुजरात कैम्बे बेसिन के अंकलेश्वर और कलोल फील्ड से 5.1 मिलियन मेट्रिक टन ऑयल आया, यानी 17.8%। आंध्र प्रदेश केजी बेसिन दोनों ऑनशोर और ऑफशोर ने 0.5 मिलियन मेट्रिक टन ऑयल दिया, लेकिन नेचुरल गैस में ये एक बड़ा प्लेयर है। तमिलनाडु कावेरी बेसिन ये छोटा कंट्रीब्यूटर है, सिर्फ 0.3 मिलियन मेट्रिक टन ऑयल, जो 1% से भी कम है। ये नंबर्स बताते हैं कि ऑफशोर फील्ड्स में गुजरात, आसाम, राजस्थान लीड कर रहे हैं, लेकिन न्यू डिस्कवरीज और पॉलिसीज से लैंडस्केप चेंज हो सकता है। चलिए अब स्टेट वाइज डीप डाइव करते हैं। राजस्थान का ऑयल काफी नए ऑयल फील्ड्स में से एक है, जिसको रिसेंटली 2000 के दशक में खोजा गया था। ये भले ही नया हो, पर इसके प्रोडक्शन के वजह से कई सालों तक ये लार्जेस्ट ऑनशोर ऑयल प्रोड्यूसर बने हुए था। इससे पहले राजस्थान में दूसरे मिनरल्स तो थे, पर ऑयल का मिलना सबके लिए चौंकाने वाली बात थी। सबसे पहले चलते हैं आसाम के तरफ। दोस्तों, आसाम से ही इंडिया का ऑयल इंडस्ट्री की शुरुआत हुई थी। 1889 में डिगबोई ऑयल फील्ड, जो एशिया का पहला ऑयल फील्ड था, डिस्कवर हुआ और आज भी ऑपरेशनल है। 1950s में नहरकटिया, मोरान और लकवा फील्ड्स ने आसाम को ऑयल हब बनाया था। ये फील्ड्स हाई क्वालिटी क्रूड देते हैं, लेकिन अब मैच्योर हो चुके हैं, इसलिए प्रोडक्शन डिक्लाइन कर रहा है। 2024-25 के डेटा के मुताबिक आसाम ने 4.5 मिलियन मेट्रिक क्रूड ऑयल दिया था, जो टोटल का 15.7% है। नेचुरल गैस में भी आसाम स्ट्रॉन्ग है। गेलेकी और रुद्रसागर फील्ड्स ने 2.8 BCM गैस प्रोड्यूस हुआ था। एज ऑफ 2017 आसाम के पास 159 MMT क्रूड ऑयल रिजर्व्स थे, जो इंडिया के 27% थे, लेकिन न्यू डिस्कवरीज कम हुई है। रिसेंट में ऑयल इंडिया लिमिटेड और ONGC ने एनहांस्ड ऑयल रिकवरी टेक्निक्स यूज करके पुराने फील्ड्स को रिवाइव किया है। 2024 में होलांगापार फील्ड में छोटी स्केल एक्सप्लोरेशन शुरू हुई, लेकिन ये लिमिटेड प्रोडक्शन दे रही है। फ्यूचर में आसाम का फोकस नेचुरल गैस और मार्जिनल फील्ड्स पर होगा, लेकिन लार्ज स्केल ऑयल डिस्कवरीज की उम्मीद कम है। आसाम का हिस्टोरिकल कंट्रीब्यूशन बड़ा है, लेकिन अब ये धीरे धीरे डिक्लाइनिंग ट्रेंड पर है। ईस्ट से अब चलते हैं वेस्ट की तरफ। गुजरात इंडिया का मेजर ऑनशोर ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट है। 1960s में अंकलेश्वर फील्ड की खोज से कैम्बे बेसिन में ऑयल इंडस्ट्री शुरू हुई। कलोल, नावगाम, सानंद और महसाना फील्ड्स भी कंसिस्टेंट प्रोड्यूसर्स हैं।
गुजरात के फील्ड्स कोयली रिफाइनरी के पास है जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम करता है। 2024-25 में गुजरात ने 5.1 MMT क्रूड ऑयल दिया जो टोटल डोमेस्टिक प्रोडक्शन का 17.8% है। नेचुरल गैस में भी ये आगे है। हजीरा और गांधार फील्ड से 5.5 BCM गैस आता है। एज ऑफ 2017 गुजरात के पास 118 MMT रिजर्व्स थे। रिसेंट में ONGC और वेदांता ने अपने ओपन एक्रिएज लाइसेंसिंग पॉलिसी के तहत न्यू एक्सप्लोरेशन ब्लॉक्स लिए हैं। 2024 में सानंद फील्ड में न्यू वेल्स डेवलप हुए जो प्रोडक्शन बूस्ट कर रहा है। गल्फ ऑफ खंभात का अलाय बेल्ट फील्ड भी छोटा कंट्रीब्यूशन देता है। फ्यूचर में गुजरात का पोटेंशियल बढ़ेगा क्योंकि OLP और इम्प्रूव्ड ऑयल रिकवरी टेक्निक्स का यूज हो रहा है। गुजरात का रिफाइनिंग सेक्टर भी स्ट्रांग है जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे। ये स्टेट कंसिस्टेंसी और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामला में आगे है। गुजरात के नेबरिंग स्टेट राजस्थान की बात करें तो राजस्थान ने 2000s में ऑयल इंडस्ट्री में धमाकेदार एंट्री की थी। बाड़मेर बेसिन के मंगला, भाग्यम और ऐश्वर्या फील्ड्स इंडिया के सबसे बड़े ऑनशोर ऑयल फील्ड्स है। मंगला अकेला ही डेली 1.5 लाख बैरल्स ऑयल देता है। 2024-25 में राजस्थान ने 3.4 मिलियन मेट्रिक टन क्रूड ऑयल प्रोड्यूस किया जो 11.8% है। एज ऑफ 2021 यहाँ 62 मिलियन मेट्रिक टन रिजर्व्स है जो हाई क्वालिटी क्रूड देता है। वेदांता ने 2024 में न्यू वेल्स और एफिशिएंट ऑयल रिकवरी टेक्निक्स इंट्रोड्यूस की है जो प्रोडक्शन को स्टेबल रखे हुए हैं। लेकिन वाटर स्कार्सिटी और एनवायरमेंटल कंसर्न्स बड़े चैलेंजेस हैं। 2025 के यूनियन बजट में राजस्थान के ऑयल फील्ड्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग अलोकेट हुई है। फ्यूचर में राजस्थान ऑनशोर प्रोडक्शन में लीड करेगा, लेकिन न्यू डिस्कवरीज की कमी एक इशू है। ये स्टेट अभी भी इमर्जिंग है और इसका कंट्रीब्यूशन बढ़ सकता है अगर न्यू ब्लॉक्स एक्सप्लोर हुए तब। अंडमान सी का जियोलॉजी सिर्फ इंडिया तक ही नहीं बल्कि डीप सी में ये दूसरे कंट्रीज जैसे म्यांमार, इंडोनेशिया, थाईलैंड एक्सेट्रा तक फैले हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन देशों ने यहाँ पर मेजर ऑयल और गैस रिजर्व्स ढूंढ भी निकाले हैं जो इंडिया के एक्सप्लोरेशन के लिए एक मोटिवेशन से कम नहीं है। अब साउथ में चलते हैं आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की तरफ। आंध्र प्रदेश के कृष्णा गोदावरी बेसिन मेजर हब है। KGDWN 98/2 ऑफशोर ब्लॉक ने 2024-25 में 1.5 मिलियन मेट्रिक टन ऑयल और 2.5 BCM गैस दिया। ऑनशोर रावा फील्ड 1990 से ऑपरेशनल है लेकिन प्रोडक्शन सिर्फ 0.5 मिलियन मेट्रिक टन है जो सिर्फ 1.7% है। तमिलनाडु के कावेरी बेसिन में नरीमनम और कोवल्लीपल फील्ड्स है लेकिन ये पुराने हैं और प्रोडक्शन सिर्फ 0.3 मिलियन मेट्रिक टन है। ONGC ने KG बेसिन में 2024 में न्यू ऑफशोर वेल्स स्टार्ट किए हैं जो 2027 तक पीक प्रोडक्शन देंगे। तमिलनाडु में मार्जिनल फील्ड्स पर फोकस किया जा रहा है लेकिन रिजल्ट स्लो है। फ्यूचर में KG बेसिन आंध्र प्रदेश को मेजर हब बनाएगा जबकि तमिलनाडु का कंट्रीब्यूशन फिलहाल छोटा रहेगा। दोस्तों, ये तो बात हुई प्रोड्यूसिंग स्टेट्स की। अब बात करते हैं इमर्जिंग स्टेट्स और रिसेंट डिस्कवरीज की जो इंडिया के ऑयल लैंडस्केप को चेंज कर सकता है। ईस्टर्न इंडिया में वेस्ट बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश के बेसिन्स में नई संभावनाएं दिख रही है। वेस्ट बंगाल का बंगाल बेसिन में अशोकनगर 1 डिस्कवरी ने इसे इंडिया का 8th कमर्शियली प्रोड्यूसिंग हाइड्रोकार्बन जोन बनाया है। ONGC ने यहाँ कई जगह डिस्कवरीज की है और बंगाल बेसिन अब कैटेगरी 1 बेसिन है। बिहार के समस्तीपुर और उत्तर प्रदेश के बलिया में ONGC के न्यू एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं जो 308 स्क्वायर किलोमीटर कवर करते हैं। बलिया में एक बड़ा क्रूड ऑयल रिजर्व क्लेम किया गया है लेकिन ये अभी भी अप्रेजल स्टेज में है। इन एरियाज में पोटेंशियल बड़े हैं लेकिन लैंड एक्विजिशन और लोकल इश्यूज चैलेंजेस हैं। ये रीजन्स इंडिया के एनर्जी सिक्योरिटी के लिए गेम चेंजर बन सकते हैं अगर एक्सप्लोरेशन सक्सेसफुल रहा। बलिया में तो ONGC ने लैंड लीज पर लेना स्टार्ट भी कर दिया है, इसलिए यहाँ से प्रोडक्शन जल्द से जल्द करने की प्लानिंग चल रही है। वहीं बिहार का समस्तीपुर भी प्रॉमिसिंग है। रिसेंटली बिहार में कई प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए गए हैं जिसमें से एक है बिहार न्यूक्लियर पावर प्लांट जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है जो आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। अब चलते हैं अपने उस आइलैंड के तरफ जो भारत के फ्यूचर को बदलने की काबिलियत रखता है, अंडमान एंड निकोबार। इसके ऑफशोर एरियाज में भी बड़े पोटेंशियल है। 2025 में यहाँ ड्रिलिंग शुरू हुई और अर्ली साइंस एक्सट्रीमली प्रॉमिसिंग है। ONGC और ऑयल इंडिया OLP के अंडर यहाँ एक्सप्लोर कर रहे हैं लेकिन इंटरनेशनल ऑयल कंपनीज की एक्सपर्टीज की जरूरत है। ये फ्रंटियर रीजन है और डीप वाटर एक्सप्लोरेशन कॉस्टली है लेकिन सक्सेस यहाँ इंडिया की इंपोर्ट डिपेंडेंसी को काफी कम कर सकती है। इन सब मेजर एरियाज के अलावा कुछ और पोटेंशियल जगहें भी है जो काफी प्रॉमिसिंग है और नियर फ्यूचर में ये इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। इनमें शामिल है केरला कोंकण, विंध्यन और कच्छ बेसिन्स। इनमें बिलियंस ऑफ बैरल्स तक ऑयल हो सकता है पर लार्जली ये अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है। ONGC और प्राइवेट प्लेयर्स इनमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लेकिन अभी ये अर्ली स्टेजेस में है। जियोलॉजिकल कम्प्लेक्सिटी और हाई कॉस्ट यहाँ चैलेंजेस है लेकिन OLP और न्यू टेक इन्हें अनलॉक कर सकती है।
हिस्टोरिकली इंडिया के लोग पेट्रोलियम बेस्ड चीजें काफी सालों से यूज कर रहे थे। इसका एक एग्जांपल असम का है, जहां पर जमीन से सीप रहे क्रूड ऑयल को लोग लाइट और वाटरप्रूफिंग के लिए यूज करते थे। दोस्तों, डोमेस्टिक ऑयल प्रोडक्शन बढ़ाना आसान नहीं है। चलिए इसके मेजर चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज की तरफ नजर डालते हैं। पर उससे पहले अगर अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो जल्दी से करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। पहला चैलेंज है जियोलॉजिकल कम्प्लेक्सिटी। इंडिया का इजी टू फाइंड रिजर्व्स ऑलरेडी डिस्कवर हो चुका है। अब डीप वाटर और अनकन्वेंशनल रिजर्व्स पर फोकस है, जो टेक्निकली चैलेंजिंग है और इनको एक्सप्लोर करने के लिए नए टेक्नोलॉजी और पार्टनरशिप की जरूरत है। एजिंग फील्ड्स। मुंबई हाई, असम, गुजरात के फील्ड्स पुराने हैं और प्रोडक्शन डिक्लाइन कर रहा है। एनहांस्ड ऑयल रिकवरी टेक्निक से थोड़ी हेल्प मिल रही है, लेकिन ये कॉस्टली है और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल नहीं है। हाई E&P कॉस्ट। डीप वाटर एक्सप्लोरेशन जैसे केजी बेसिन या अंडमान में बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट चाहिए और कई जगह ड्रिलिंग करने की कैपेबिलिटी चाहिए, क्योंकि काफ़ी टाइम ड्रिल करने पर ड्राई वेल्स मिलते हैं। एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस। ऑनशोर और ऑफशोर प्रोजेक्ट्स में डिलेज कॉमन है, क्योंकि एनवायरमेंटल रेगुलेशंस स्ट्रिक्ट है। ये ज़रूरी भी है, क्योंकि सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए हमें इकोसिस्टम को बिना डैमेज किए ही एक्सप्लोरेशन करनी पड़ेगी। लैंड एक्विजिशन एंड लोकल इश्यूज। बिहार, यूपी और असम में लैंड एक्विजिशन के लिए लोकल सपोर्ट चाहिए, जो मुश्किल होता है क्योंकि हाई पॉपुलेशन की वजह से यहाँ ज़मीन के बड़े टुकड़ों के मल्टीपल ओनर्स होते हैं। पर इन चैलेंजेस को इंडिया काफ़ी स्मार्टली टैकल कर रहा है। नए पॉलिसीज, इन्वेस्टमेंट्स एक्सेट्रा से इन चैलेंजेस से उभरा जा सकता है। चलिए इस पर नज़र डालते हैं। कम्प्लेक्स रिफाइनिंग के बाद क्रूड ऑयल से सिर्फ पेट्रोल और डीजल ही नहीं बनाया जाता, बल्कि कई तरह के वैक्सेस जैसे पैराफिन वैक्स और माइक्रो क्रिस्टलाइन वैक्सेस भी बनाया जाता है, जो कैंडल्स, क्रेयॉन्स, कॉस्मेटिक्स एक्सेट्रा में यूज होते हैं। पॉलिसी रिफॉर्म्स। हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी और ओपन एक्रिएज लाइसेंसिंग पॉलिसी ने एक्सप्लोरेशन को बूस्ट किया है। OLP के अंडर 2025 में न्यू ब्लॉक्स एलोकेट हुए हैं। ये ब्लॉक्स पर कंपनीज तेजी से एक्सप्लोरेशंस कर रही है, जिसके वजह से ऑयल मिलने के चांसेस काफी हाई हो गए हैं। इंक्रीज्ड इन्वेस्टमेंट। ONGC, ऑयल इंडिया और प्राइवेट प्लेयर्स जैसे वेदांता इन्वेस्टमेंट्स बढ़ा रहे हैं। 100% FDI पॉलिसी भी फॉरेन कंपनीज को अट्रैक्ट कर रही है। टेक्नोलॉजी अडॉप्शन। इंप्रूव्ड सीज्मिक सर्वेज, IOR और EOR टेक्निक से प्रोडक्शन बढ़ रहा है। मुंबई हाई में ONGC ने IOR से डिक्लाइन स्टेबलाइज किया है। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। ONGC ने BP के साथ मुंबई हाई के लिए पार्टनरशिप की है, जो प्रोडक्शन बूस्ट कर सकती है। अब वापस अपने स्टेट्स के कंपैरिजन पर आए तो सिर्फ ऑयल प्रोडक्शन से ही स्टेट में रेवेन्यू नहीं आती, बल्कि ऑयल मिलने से उससे कई और सारे अदर चीजें भी ग्रो करती हैं। पेट्रोलियम बेस्ड इंडस्ट्रीज में गुजरात किंग है। जामनगर, कोयली और एसर रिफाइनरीज के साथ गुजरात इंडिया की 40% रिफाइनिंग कैपेसिटी हैंडल करता है। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम और तमिलनाडु में चेन्नई रिफाइनरीज डोमेस्टिक नीड्स को फुलफिल करते हैं। असम के डिगबोई, गुवाहाटी और बोंगाईगांव रिफाइनरीज छोटे हैं लेकिन लोकली इंपॉर्टेंट हैं। राजस्थान में ऑयल प्रोडक्शन ज़्यादा है लेकिन रिफाइनिंग कैपेसिटी लिमिटेड है। ये रिफाइनरीज न सिर्फ कंपनीज के लिए पैसा बनाती है, बल्कि लोकली लोगों को रोजगार देती है। हर लेवल पर ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, जिससे स्टेट का रेवेन्यू में बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। फ्यूचर में इंडिया की रिफाइनिंग कैपेसिटी 2028 तक 309.5 मिलियन मेट्रिक टन्स पर एनम तक बढ़ेगी, जिसमें गुजरात और आंध्र प्रदेश लीड करेंगे। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज भी गुजरात और महाराष्ट्र में ग्रो कर रही है, जो जॉब्स और इकोनॉमिक ग्रोथ दे रही है। अब अगर सारी चीज़ों को एनालाइज करें तो ऑफशोर फील्ड्स में सबसे बड़ा मुंबई हाई है और ऑनशोर में लेटेस्ट डेटा के हिसाब से गुजरात सबसे आगे है, जो 17.8% प्रोडक्शन देता है। इसके बाद राजस्थान और असम है। साउथ में आंध्र प्रदेश अपने नेबर तमिलनाडु से आगे है, पर अभी इन दोनों बेसिन्स में एक्सप्लोरेशंस के पोटेंशियल है और नियर फ्यूचर में कोई भी बाजी मार सकता है। अदर सदर्न स्टेट्स जैसे केरला और कर्नाटक, केरला कोंकण बेसिन का पार्ट है और इसमें अभी तक एक्सप्लोरेशंस हुई नहीं है, पर ये काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग बेसिन्स है और इंडिया के फ्यूचर को पलटने की काबिलियत रखते हैं। पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज में गुजरात रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल्स में आगे है, जबकि आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र भी कंट्रीब्यूट करते हैं। इमर्जिंग स्टेट्स जैसे बिहार, यूपी और वेस्ट बंगाल और अंडमान एंड निकोबार के ऑफशोर एरियाज बड़े पोटेंशियल रखते हैं, लेकिन जियोलॉजिकल चैलेंजेस, हाई कॉस्ट और एनवायरमेंटल इश्यूज को ओवरकम करना होगा। फ्यूचर में केजी बेसिन के ऑफशोर प्रोजेक्ट्स 2027 तक पीक प्रोडक्शन देंगे, जो आंध्र प्रदेश को मेजर हब बनाएगा। राजस्थान और गुजरात स्टेबल रहेंगे, लेकिन असम और तमिलनाडु के ओल्ड फील्ड्स डिक्लाइन कर सकते हैं। गवर्नमेंट की OLP पॉलिसी और 100% FDI एक्सप्लोरेशन को बूस्ट कर रही है, लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस जैसे ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग बाई 2025-26 ऑयल डिमांड को लॉन्ग टर्म में कम कर सकता है। तो अब मैं आपसे जानना चाहूँगा,
आपको क्या लगता है, कौन सा स्टेट अभी रेस में सबसे आगे है और किसका पोटेंशियल नियर फ्यूचर में बहुत बड़ा है? कमेंट में अपने विचार जरूर शेयर करें।